तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक है इश्यू और डिवेंचर। और उसमें आप काफ़ी सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक लोन है। लोन हमारी लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। तो ध्यान रखिएगा, डिवेंचर हमेशा क्रेडिट होता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो देखो, डिवेंचर जो है इशूड बाय द कंपनी इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इशू होता है। ये आपका ये एक डेप्ट है, कंपनी के लिए लोन है और इशू होता है अंडर द सील ऑफ द कंपनी एंड कंटेन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीपेमेंट। क्या भाई हम आपको ये एक निश्चित समय के बाद हम ये पेमेंट करेंगे। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जैसे लोन पर होती है, उसको कूपन रेट भी कहते हैं। और डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है, यानी कंपनी को लॉस की कंडीशन में भी वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बॉन्ड भी इसी टाइप का टॉपिक होता है, डिबेंचर्स का ही सिमिलर टॉपिक है, तो इसलिए इसका कुछ ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। टाइप ऑफ काइंड ऑफ डिबेंचर की बात करें तो सिक्योर्ड डिबेंचर जिनके बदले में कंपनी ने कुछ गिरवी रखा होता है, अनसिक्योर्ड और नेकेड जिनके बदले में कुछ गिरवी नहीं रखा होता, रजिस्टर्ड जिन डिबेंचर के नाम या नंबर कंपनी के रजिस्टर में लिखे जाते हैं, बियरर डिबेंचर जिनके नंबर नहीं होते यानी खो गए और किसी को मिल गए तो वही ओनर बन जाएगा, रिडीमेबल जिनका कुछ सर्टेन टाइम बाद रिडम्पशन होना है, रिडीमेबल जिनके लिए अभी कोई निश्चित टाइम नहीं है, कन्वर्टेबल जिनको कुछ समय बाद इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर आपका आता है शेयर एंड डिबेंचर में क्या फर्क है। सब बीएसटी में आप देख चुके हैं। शेयर आपके बेसिकली क्या है, कैपिटल है। डिबेंचर जो है वो आपका लोन है। शेयर पे जो है वो डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर पे जो है इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड की रेट फ्लक्चुएट करती है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। और इक्विटी शेयर का जो रिडम्पशन है वो कंपनी के एकदम एंड में होता है और डिबेंचर का जो भी सर्टेन पीरियड है उसमें होता है। प्रायोरिटी की बात करें तो डिबेंचर का रीपेमेंट पहले होता है और शेयर का रीपेमेंट बाद में होता है। शेयर हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं, डिबेंचर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, ध्यान देना, जबकि डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है इश्यू और डिबेंचर। सर इसमें क्या एंट्रीज होती हैं? तो देखो इसकी एंट्री सेम वही है जो इश्यू ऑफ शेयर में है, नथिंग न्यू अबाउट इट। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन आप ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। नरेशन भी सेम वही चल रहे हैं जो कि आपने शेयर्स में किए थे। फिर वही दो एंट्री अलॉटमेंट की होगी। डिबेंचर ये तो रिफंड हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, या एक्सेस मनी आ गई तो आपने एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर आपने अलॉटमेंट किया तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर। फिर आपने अलॉटमेंट रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। फिर आपने फर्स्ट कॉल की तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। फिर रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। इफ देयर आर मोर देन वन कॉल, सेपरेट एंट्री फॉर ईच विल बी पास्ड लाइक अबव, यानी इसकी दो एंट्री फाइनल कॉल की फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल करके हो सकती है। तो देखो, इश्यू और डिबेंचर एट पार की एंट्री सबसे पहले अपन देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी 5 लाख के डिबेंचर हैं, एट पार इशू किए हैं। एप्लीकेशन पे 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 20 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये और फाइनल कॉल पे भी 30 रुपये। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया क्योंकि आपने इशू तो किए थे 5000 शेयर और एप्लीकेशन आ गई 6000 के लिए। इसमें से एप्लीकेशन फॉर 4500 शेयर को पूरे शेयर दे दिए गए, 800 शेयर को 500 शेयर दिए गए और 700 को रिजेक्ट कर दिया गया। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टुवर्ड अलॉटमेंट, ये तो अपन करते ही हैं। पास जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर, 200 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं मिली है, ये भी लिखा है। स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपके पास 6000 एप्लीकेशन आई, 6000 पे 20 रुपये आए। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,20,000। जो 1,20,000 रुपये आपके पास आए उसमें से ओरिजिनल अमाउंट है 5,000 इंटू 20 का, वो तो डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। जिनको मना कर दिया 700 लोगों को, 700 इंटू 20 वो रिजेक्ट में चल जाएगा और बाकी का पैसा कहाँ चल जाएगा? अलॉटमेंट में चल जाएगा। अलॉटमेंट में फिर आपने 5,000 इंटू 20 रुपये मांगे, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, पैसा रिसीव हो जाएगा आपको
पर उसमें से 6,000 तो पैसे पहले ही अलॉटमेंट में आ चुके हैं। ये देखो, ये तो अलॉटमेंट में पहले ही आ चुके हैं। तो 1 लाख में से 6,000 आ चुके हैं, तो अब कितने आएंगे? अब आएंगे 94। तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 94। फिर आपने फर्स्ट कॉल मांगा 5,000 शेयर पे 30 रुपए डिबेंचर, फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर 1,50,000 पूरे मिल भी गए। फिर आपने सेकंड कॉल मांगा 5,000 पे 30 रुपए डिबेंचर, फाइनल कॉल टू डिबेंचर 1,50,000 रुपए। और इस बार कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, यहाँ लिखा है 200 डिबेंचर पे ये 30 रुपए नहीं मिले। 200 डिबेंचर पे 30 रुपए यानी 6,000 रुपए नहीं मिले। तो 150 में से 6,000 नहीं मिले तो मिले कितने? 144। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 1,44,000। देखो ऐसा है, इस टाइप के क्वेश्चन में डिबेंचर में आपका कभी भी फोरफीचर नहीं होता। डिबेंचर इज ए लोन। अगर लोन बैंक से अपन ने 10 लाख का लोन लिया, मान लो बैंक ने किसी कारण से 9 का ही दिया, 1 लाख का लोन उसने नहीं दिया, तो क्या हम बैंक को कह सकते हैं भाई साहब हमने तो 10 मांगा था, आपने 9 ही दिए, 1 दिया नहीं, इसलिए ये 9 नहीं चुकाएंगे हम आपको? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लोन की कंडीशन में फोरफीचर की कंडीशन नहीं है। तो ना तो यहाँ फोरफीचर है, ना यहाँ रीइश्यू है, ना यहाँ ट्रांसफर है। यहाँ सिर्फ सेकंड कॉल तक की एंट्री आपसे पूछी जाएगी। देखो इसकी सेकंड एंट्री एक बार आप और देख लीजिए कि इसकी सेकंड एंट्री में आपको क्या कहा गया है। आपकी एप्लीकेशन 1/20 थी, या 1/20 आई है। अब 5,000 डिबेंचर पे जो 20 रुपए है वो उसका ओरिजिनल अमाउंट है, ये ओरिजिनल अमाउंट है, वो तो डिबेंचर में चल जाएगा। 700 लोगों ने आपने उनके 20 रुपए लौटा दिए, 14,000 रुपए, तो 5,700 तो हो गए। बाकी बचे 300। 300 डिबेंचर एप्लीकेशन पे 20 रुपए जो थे वो आपके कहाँ चले गए? वो आपके अलॉटमेंट में चले गए। इस तरीके से ये पूरा टॉपिक जो है वो आपका हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 2 है आपका, उसमें जो नई बात आएगी वो ये आएगी, अ होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट, मतलब कॉल से एडवांस है। एंड बी द होल्डर ऑफ 100 शेयर डिबेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, ये वो हो गया कॉल से एरिया। तो इस तरह से यहाँ कॉल से एडवांस भी है, तो जो पैसा कॉल से एडवांस है वो क्रेडिट हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। और जैसे जैसे वो एडजस्ट होगा वो डेबिट भी होता जाएगा। ये देखो डेबिट हो गया। तो यहाँ आपने अलॉटमेंट पे 7 लाख रुपए मांगे हैं, उसमें से 696 रिसीव हुआ, 20 आपके पास कॉल से एडवांस आ गए, कुल मिला के कितना रिसीव हुआ? 716। फाइनल कॉल पे आपने 8 लाख रुपए मांगे, 8 लाख में से 20,000 तो पहले ही आ चुके हैं। और कुछ जने पैसे दे भी नहीं रहे। कौन? 100 शेयर्स पर 100 डिबेंचर पे 40 रुपए 4,000 मिलेंगे नहीं। तो 8 लाख में से 20,000 पहले ही आ चुके हैं और 4,000 मिलेंगे नहीं, तो मिलेंगे कितने? 796। 796 में से 20 पहले ही आ चुके हैं, तब कितने आएंगे? 776 आ जाएंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सर देखो डिफरेंस एग्जांपल निकाल नंबर के 3 में भी कॉल से एडवांस है। अरुण हु होल्ड 500 डिबेंचर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ही हाउएवर पेज हिज अमाउंट विद फर्स्ट कॉल। 500 शेयर्स पे उसने आगे के जो 30 रुपए और 40 रुपए वो अभी दे दिए। 500 शेयर्स पे 30 और 40 रुपए, तो देखो ये आपका कॉल से एडवांस आ जाएगा। 500 इंटू आपके 30 और 40 आगे के 70 रुपए उसने दे दिए। और भी आगे कोई लिखा है, दिनेश हु होल्ड 800 डिबेंचर पेड ऑल द कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट, अच्छा इसने भी दे दिए। तो 800 और 500, 500 लोगों ने तो ये फर्स्ट कॉल के साथ दिए और 800 लोगों ने ये 70 रुपए पहले ही दे दिए। तो 800 लोगों ने 70 रुपए पहले ही दे दिए, तो 800 इंटू 70 कॉल से एडवांस में आ गया 56,000। ये कॉल से एडवांस में क्रेडिट हो गया, आपकी लायबिलिटी बन गई यहाँ कर। अब आपने फर्स्ट कॉल जब मांगी, फर्स्ट कॉल जब मांगी तो वो 800 शेयर्स के कितने रुपए? 800 शेयर्स के 30 रुपए, यानी 24,000 एडजस्ट होंगे। तो ये 24,056 में से निकलेंगे और 24 यहाँ आ जाएंगे। आपने मांगे कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख में से 24 पहले ही आ चुके हैं कॉल से एडवांस में, उसको डेबिट कर दो। बाकी के पैसे कहाँ आएंगे? बाकी के बैंक में आ जाएंगे कि 3 लाख में से 24,000 पहले से ही आ चुके हैं, तो अब कितने आएंगे? 276। अच्छा अलॉटमेंट के कोई पैसे नहीं मिले थे, वो भी अब मिल गए, क्योंकि 500 शेयर्स ने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया था, वो अब दे दिया, तो हमने यहाँ रिसीव कर लिया। फाइनल कॉल मांगी 20 रुपए के हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर पर डिबेंचर पर। अब
इन 800 शेयर्स के कितने रुपए, 40 रुपए यानी 32,000 रुपए। वो 32,000 रुपए भी यही है, उसको भी यहाँ से एडजस्ट करो। आपने मांगे 4 लाख, 4 लाख में से 32,000 आ चुके हैं, तो अब कितने और आएंगे, 3,68,000 आपके और आएंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है इश्यू और डिबेंचर एट प्रीमियम, और ये प्रीमियम सेम वैसा ही है जैसा आपका शेयर के साथ था। वही डिबेंचर पे जो प्रीमियम है वो आपका क्रेडिट होगा। कब होगा, अलॉटमेंट के साथ होगा। नाम इसका अभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। आपने अलॉटमेंट पे 70 लाख मांगे हैं, जिसमें से 70 करोड़, उसमें से 60 करोड़ तो डिबेंचर के हैं, 10 करोड़ आपके प्रीमियम के हैं। अलॉटमेंट 70 करोड़ से डेबिट हुआ है, तो 70 करोड़ से क्रेडिट हो जाएगा, और ये पूरे 70 करोड़ रुपए आपको मिल गए। तो प्रीमियम आपका क्रेडिट होता है और अलॉटमेंट के साथ होता है थर्ड एंट्री में, ये बात याद रखनी है, पुराना वाला ही रूल है। तो यहाँ तो अपना प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ आया। एग्जाम्पल 5 में आप देखेंगे तो प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन के साथ भी आ सकता है। वो डिबेंचर में लिखा होगा कि 200 रुपए एप्लीकेशन में मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ऑब्वियस है वो यहाँ भी इसके साथ भी एडजस्ट हो सकता है। ऐसा आप एग्जाम्पल नंबर 5 में देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में जैसे आप देखेंगे कि इसमें एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग लिया गया, सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फिर एप्लीकेशन के साथ ही हो जाता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ही एक ही है, तो अलॉटमेंट का तो नंबर ही नहीं आया। दैट्स वाई पूरा पैसा एक साथ ही मांग लिया गया, सिर्फ 2 एंट्रीज में पूरा हो गया। क्वेश्चन चेक करो। आगे चले, इश्यू और डिबेंचर एट डिस्काउंट। ध्यान दें, शेयर्स के ऊपर तो सेक्शन 53 एप्लीकेबल हो जाता है, और वो कहता है कि शेयर आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। बट डिबेंचर के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। ये डिस्काउंट जो है कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, और इस कैपिटल लॉस को वो राइट ऑफ करती है। ये राइट ऑफ किया किसमें से, किसी भी कैपिटल प्रॉफिट लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनजर्व या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यानी पीएन से भी राइट ऑफ कर सकती है। तो देखें एग्जांपल नंबर 27 में आपका ये बात आया है। 2500 डिबेंचर हैं जो कि आपने 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, रुपए मांगे 25 एंड बाकी का फर्स्ट कॉल पे। ध्यान देना, बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ होता है। तो चेक करो, तीसरी एंट्री में आपका डिस्काउंट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। सेम वैसे अब कोई शेयर्स में अब ऐसा नहीं है, बट डिबेंचर में ऐसा है, तो डिस्काउंट यहाँ डेबिट होगा। यहाँ अलॉटमेंट आपने 50,000 से डेबिट किया है, तो क्रेडिट भी फिर आप 50,000 से ही करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिलेगा तो अकाउंट क्लोज होना जरूरी होता है। तो बाकी डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, ऐसा आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 में चेक कर सकते हैं कि डिस्काउंट आपका यहाँ डेबिट हुआ तो नुकसान हो गया, अब उसको कहीं से राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो ये डिस्काउंट यहाँ आकर आपका क्रेडिट हो रहा है, चेक करो। और ऐसे ही आपका एक एक्सपेंसेस ऑन इशू है, वो भी राइट ऑफ करना है, वो भी यहाँ आके आपका क्रेडिट हो रहा है, चेक करो। और इसको कहाँ से राइट ऑफ कर रहे हैं, इसको राइट ऑफ हम कर रहे हैं पीएनएल से, यानी हम पीएनएल से इस खर्चे को चार्ज कर रहे हैं। भाई आपके दो खर्चे हुए, एक तो डिस्काउंट का खर्चा हुआ, एक एक्सपेंसेस ऑन इशू हुआ। ये दोनों खर्चे कहीं से तो चार्ज होने चाहिए, तो ये कहाँ से चार्ज हो रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से चार्ज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ लिखा भी है, कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑल द कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो फिर उसको पीएनएल से अपन ने राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो आपको दे ही नहीं रखा था। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ सिंगल एंट्री में है, तो वैसे तो मैंने आपको बताया डिस्काउंट हमेशा थर्ड एंट्री में होगा, लेकिन क्योंकि सिंगल्स अगर आपसे इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जाएगा तो अलॉटमेंट तो होगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में वो सेकंड एंट्री में यहाँ डेबिट हो रहा है, चेक कर लो। तो जब भी सिंगल एंट्री इंस्टॉलमेंट सिस्टम हो तो डिस्काउंट जो है वो डेबिट होगा सेकंड एंट्री के अंदर। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, बैंक की एंट्री में कभी भी डिस्काउंट को डेबिट नहीं करना। देखिए इश्यू और डिबेंचर का ये अपन ने पहला स्लॉट किया है, इसमें केवल वही एंट्रीज हैं जो कि इश्यू ऑफ शेयर में आपने की थी। तो एग्जांपल नंबर 8 तक आप एक बार ढंग से कर लें, बाकी का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।